जूल के ऊष्मीय नियम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ओम के नियम को प्रतिपादित किया, उसे अच्छे ढंग से समझे। इस पाठ में विद्युत धारा चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में जूल का ऊष्मीय नियम भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1841 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक यानी इंग्लैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूल। उन्होंने चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में जो नियम दिए ये जूल का नियम कहलाता है। उन्होंने कुल 3 नियम दिए। कहने का मेरा मतलब है कि एक चालक तार है, अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा के कारण जो उन्होंने रिलेशन बताया प्रतिरोध के साथ ऊष्मा का और समय का। प्रतिरोध ऊष्मा विद्युत धारा और समय, ये 4 पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे और इसी से हम लोग जूल के तीनों नियमों को अच्छी ढंग से समझेंगे। तो आई से आपको सूचित होता है विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा। और आर से प्रतिरोध सूचित होता है, प्रतिरोध। यू से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण इस चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा को सूचित किया जाता है यू से, ऊष्मा। और टी से आपको हो गया समय। बस यही चारों में उन्होंने जो रिलेशन बताया है। तो आइए हम लोग जूल के फर्स्ट नियम को समझते हैं। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए कि जूल ने कब अपना नियम प्रतिपादित किए। जो जूल का नियम कहलाता है 1841 ईस्वी में, जो कि ऊष्मीय नियम कहलाता है। और वे कहाँ का रहने वाले थे? तो इंग्लैंड का रहने वाले थे, ब्रिटेन का रहने वाले थे। तो आइए हम लोग फर्स्ट नियम को पहले समझते हैं। जूल का प्रथम नियम। जूल का प्रथम नियम है U डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित हुए विद्युत धारा के वर्ग का। जूल महोदय ने क्या बोले कि अगर किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है एक निश्चित समय के लिए, तो जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होता है वह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन है, सिंबल है, जिसे अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है। तो यहाँ 4 टर्म है, 2 टर्म आपको आएंगे और बाकी जो और 2 टर्म बच गए U और I आ चुका है, तो R और T कांस्टेंट हो जाएगा। R एवं T नियतांक है यानी कांस्टेंट है। जब इसे नियतांक समझ लिए, वह वेरिएबल रहा नहीं, तो इस नियम को हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ताकि हमें याद ना करना पड़े। सिर्फ U समानुपाती I स्क्वायर समझकर हम जूल के प्रथम नियम को लिख सकें, मैं आपको बताता हूँ। जब किसी निश्चित, फिक्स्ड है, नियतांक मैंने बोला तो फिक्स्ड हो गया, निश्चित हो गया। जब किसी निश्चित समय तक, या में कहा जाए निश्चित समय तक निश्चित प्रतिरोध यानी आर, निश्चित समय, मैं यहाँ टी भी सूचित कर देता हूँ, निश्चित समय टी तक निश्चित प्रतिरोध आर वाले चालक में, किसी चालक में लिखा जाए, चालक में धारा प्रवाहित करने पर, धारा का अर्थ हो गया विद्युत धारा ही, धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा
उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण विद्युत धारा अर्थात I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या तो फिर हम कह सकते हैं समानुपाती होता है। आपको इसी से समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इतना लैंग्वेज याद करने से आप बचेंगे। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद हुआ कि आपको मैं समझा पाऊँ कि सिर्फ इस समीकरण से हम इस पूरे स्टेटमेंट को लिख सकें जो जूल महोदय ने दिया, जो कि प्रथम नियम कहलाया जूल का। उन्होंने क्या कहा कि किसी निश्चित समय तक, मान लिया 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड तक निश्चित प्रतिरोध भी हो, जैसे एक चालक तार है, इसका प्रतिरोध मान लीजिए 2 ओम है और 5 सेकंड तक के लिए इसमें I धारा प्रवाहित की गई, 5 सेकंड तक के लिए I धारा प्रवाहित की गई। ये दोनों देखिए क्या है, नियतांक है, फिक्स्ड है। मैंने अचर राशि ले लिया, 5 सेकंड ले लिया, 2 ओम ले लिया, तो अचर राशि हो गया, नियतांक का यही अर्थ हुआ, यानी कांस्टेंट ले लिया मैंने। तो जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसका परिमाण जो होता है वह वर्ग, किसके वर्ग के, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के वर्ग के यानी स्क्वायर के समानुपाती होता है कौन, तो ऊष्मा का परिमाण। यही है जूल का प्रथम नियम। अब हम लोग जूल का द्वितीय नियम को समझते हैं। जूल का दूसरा नियम है U डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R। U अर्थात ऊष्मा का परिमाण प्रतिरोध का समानुपाती होता है। तो यहाँ आपको कांस्टेंट क्या क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, 4 पॉइंट U, R, T और I। जब U, R आ गया है तो कांस्टेंट रहेगा हमारा T तथा I। T तथा I नियतांक है, कांस्टेंट है, नियतांक है। आइए तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। किसी निश्चित समय, निश्चित आपको ये दोनों टर्म को लिखना है, निश्चित समय में एक निश्चित धारा, किसी निश्चित समय में निश्चित धारा या परिमाण, धारा का परिमाण या निश्चित परिमाण वाले धारा, निश्चित परिमाण वाले धारा को एक चालक में प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यही आपका दूसरा नियम है, यही आपका जूल का दूसरा नियम है कि ऊष्मा का जो परिमाण उत्पन्न होगा वह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होगा। जब निश्चित समय के लिए एक निश्चित धारा प्रवाहित की गई है, निश्चित धारा प्रवाहित की गई है I, एक निश्चित धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। यह जूल महोदय ने कहा था, यह दूसरा नियम है। अब इसी का जूल का तीसरा नियम को देखिए। जूल का तीसरा नियम क्या कहता है, जूल का तीसरा नियम कुछ नहीं, अब यहाँ टिक कर लीजिए। जब टिक कर लीजिए, जूल का तीसरा नियम,
जूल का तीसरा नियम है U समानुपाती T। तो बच गया कौन कौन? T तो नहीं बचा आपको, R बच गया और I बच गया। तो R तथा I नियतांक है, R तथा I नियतांक है। तो किसी निश्चित समय नहीं, किसी निश्चित समय नहीं, किसी निश्चित या R प्रतिरोध वाले, किसी निश्चित R प्रतिरोध वाले, R प्रतिरोध वाले, R प्रतिरोध वाले चालक में निश्चित धारा यानी फिक्स धारा, नियतांक धारा, निश्चित धारा यानी धारा हमें ज्ञात हो कि कितनी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध वाले चालक में निश्चित धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण समय के अनुक्रमानुपाती होता है। परिमाण समय के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बस यही जूल का तीसरा नियम था। हम लोगों ने 3 नियम को सीखा, जूल के प्रथम नियम, जूल के दूसरा नियम और जूल का तीसरा नियम। ये वीडियो का मकसद मेरा था जूल के तीनों नियमों को समझाना, तीनों नियमों को बताना कि हमें अगर समीकरण ज्ञात हो, समीकरण को अगर हम पढ़ लें तो आराम से स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पूरे रट्टा मार लेते हैं जूल के सारे नियमों को, तो समय बर्बाद होता है याद करने में और मिस भी हो सकता है, आपसे गलतियां भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ अगर हम लोग इसे समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम नियम क्या था? U समानुपाती होता है I के वर्ग का, U समानुपाती होता है R का, IU समानुपाती होता है T का। बस यही 3 नियम हमें ध्यान देना है, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। यही 3 नियमों को हम लोगों ने स्टेटमेंट के द्वारा इस वीडियो में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। जो सभी वीडियो से ज़्यादा उपयोगी होगा मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियोज होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।